हेलो, आ गए? कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा थर्ड वीडियो है हमारी पॉलिटी मास्टर क्लास सीरीज़ का। इसके पहले के 2 वीडियो में हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी को धीरे-धीरे साइड करके अपने अंडर में लेना चाहती है इंडिया को। कैसे उसने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम की, कैसे उसने बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर्स बढ़ाई, कैसे उसने बाकी सारे चेंजेस किए, ठीक है। तो ये सब मैंने पिछले 2 वीडियो में बात कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए भाई देख लीजिए जाके, ठीक है। आज हम बात करेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। किसके बारे में? 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। अब चार्टर एक्ट आया, क्यों आया? इसके कुछ तो कारण रहे ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हीं कारणों पे कुछ नज़र डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण था एडम स्मिथ। कौन था? एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक लिखी? वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने एक पॉलिसी दी, पॉलिसी ऑफ लाइजस फेरे, ठीक है। पॉलिसी ऑफ लाइजस फेरे, हस्तक्षेप की नीति। कौन सी? हस्तक्षेप की नीति। इसमें इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करे। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफेयर इनटू इकोनॉमी। गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफेयर इनटू इकोनॉमी, ठीक है। इनके कुछ समर्थक बने। इनके वहाँ के समर्थक जो थे इनको कहा जाता था फ्री ट्रेडर्स। क्या कहा जाता था? फ्री ट्रेडर्स। ये फ्री ट्रेडर्स जो थे इनकी बेसिकली डिमांड ही यही थी कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अब इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करे, इसको इकोनॉमी को वो फ्रीली मूव करने दे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करेगी तो उसे क्या अधिकार कि वो किसी कंपनी को मोनोपोली दे दे कि हाँ केवल तुम ही जाओ इंडिया में और तुम ही व्यापार करो। उसे कौन सा राइट इस चीज़ की, ठीक है। तो इस चीज़ के खिलाफ भी थे ये लोग कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली क्यों दे रखी है, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? राइज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली वो लोग हैं जो धर्म को ही 100% सही मानते हैं, जिनके हिसाब से धर्म ही सब कुछ है, जो चाहते हैं कि रिलीजियस लॉ लागू हो जाए, मतलब धार्मिक कानून लागू हो जाएं, ठीक है। इनका उदय क्यों हुआ? तो इनके उदय होने का कारण था कि पूंजीवाद का उदय, राइजिंग कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जो है उसका उदय हो रहा था। अब अगर पूंजीवाद का उदय होगा, पूंजीवाद बढ़ेगा तो रिलीजन के खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, क्योंकि रिलीजन जो है वो हर एक को इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं देता है। तो पूंजीवाद आएगा तो भाई रिलीजन के खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, ठीक है। अगर रिलीजन के खिलाफ आवाज़ें उठेंगी तो भाई धार्मिक लोग भी एक्टिव हो जाएंगे अपने धर्म को बचाने के लिए, ठीक है। एक ये कारण था। दूसरा कारण था 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ किसके खिलाफ? तो पादरी लोगों के खिलाफ, वहाँ के प्रीस्ट लोगों के खिलाफ, क्योंकि वहाँ की जनता समझ गई थी कि उनकी गरीबी के कारण जो है ये जो उनके ऊपर बैठे प्रीस्ट है ना, ये हैं और इनकी मोनोपोली है, ठीक है। जिसकी वजह से ही रिलीजन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी। तो जो रिलीजन के रखवाले हैं, अब अगर रिलीजन के खिलाफ आवाज़ें उठेंगी तो रिलीजन के रखवाले जो हैं वो भी डिफेंसिव हो जाएंगे, वो भी अपने रिलीजन को बचाने के लिए आगे आ जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के लीडर जो थे ये थे डब्ल्यू विलबोर फोर्स, ठीक है। कौन थे? डब्ल्यू विलबोर फोर्स, ठीक है। इनका कहना था कि अब हमें एक साथ आ जाना चाहिए अपने रिलीजन को बचाने के लिए, क्रिश्चियन रिलीजन जो है इसको बचाने के लिए अब हमें एक साथ आ जाना चाहिए था, ठीक है। और इन्होंने ये मांग करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हमें भारत में आने दिया जाए और हमें वहाँ पे धर्म परिवर्तन करने दिया जाए, क्योंकि भाई धर्म जो इंडिया के लोग हैं इनको कन्वर्ट करना, इनको बदलना, इनको इनके धर्म को बदलना बहुत ही आसान है। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं चाहती थी बिल्कुल, वो इसके पूरे खिलाफ थी, ठीक है। वो यही चाहती थी कि जो इंडिया है उसमें कोई भी मिशनरी एक्टिविटीज़ ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि भाई अभी हमने इंडिया को, अमेरिका खोया है, ठीक है। अब ये इंडिया में जाएंगे, वहाँ पर धर्म परिवर्तन करेंगे और इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं अपने रिलीजन को लेके, ठीक है। आप अभी भी देखते हैं इंडिया के लोग जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं अपने रिलीजन को लेके, कुछ भी होगा भाई खड़े हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। और किसी चीज़ के लिए खड़े हो चाहे ना हो, पर अपने धर्म के लिए ज़रूर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ भाई तो हम इंडिया को भी खो देंगे। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती थी कि ये लोग जाएँ और वहाँ पर मिशनरी एक्टिविटीज़ करें, ठीक है। तो इस चीज़ का विरोध करती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और क्या कारण था? और कारण ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है।
प्राइवेट कंपनी है, अब इसको अच्छा खासा प्रॉफिट तभी होगा जब इसका जो व्यापारिक एकाधिकार है, जो इसकी मोनोपोली है, ये बनी रहेगी। ठीक है, इसको मोनोपोली मिली थी 1760 में लास्ट टाइम, ठीक, 35 ईयर्स के लिए, और 1795 में ख़त्म होने वाली थी। इसकी मोनोपोली जो है वो 1795 में ख़त्म होने वाली थी। तो भाई इसको अपनी मोनोपोली भी बचानी थी, ठीक। तो इसी वजह से ये गई 1790 में किसके पास, किंग के पास गई। सबसे पहले ये गई 1790 में किंग के पास। इसने किंग से कहा कि भाई मुझे मोनोपोली दे दो, मुझे एक अधिकार दे दो। किंग ने कहा कि अभी देखो मेरी गलतियों की वजह से ही हमने अभी अमेरिका खोया है, ठीक है, और अभी देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो ही रहा है और अपने यहाँ भी इतना बवाल है। अगर मैंने तुम्हें पता चला मोनोपोली दिया तो हमारे यहाँ की जनता क्या पता मेरा हिस्सा कलम कर दे हैं। तो मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मोनोपोली चाहिए तो तुम जाओ पार्लियामेंट के पास, ठीक है, तुम जाओ गवर्नमेंट के पास। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसी साल पहुंच गई पार्लियामेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, हम तुम्हें मोनोपोली दे देंगे। उसके लिए उन्होंने तैयार करना चालू कर दिया चार्टर एक्ट। फिर आया 1793 में हमारा चार्टर एक्ट। तो ये थे हमारे सारे रीजन चार्टर एक्ट के आने के। अब हम बात करेंगे कि चार्टर एक्ट में क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या सुविधाएं दी गई, क्या क्या प्रावधान थे इसमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इंग्लैंड में क्या चेंजेस किए गए। वहाँ पे था सबसे ऊपर मोनार्क, उसके नीचे गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ठीक है, उसके नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर थे, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 24 मेंबर्स थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चला रही थी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई मोनोपोली इस एक्ट के तहत अगले 20 साल के लिए। अगले 20 साल के लिए जो उसका व्यापारिक एकाधिकार है उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। कहा गया कि इसके बदले में तुम्हें जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको 5 लाख पाउंड, 5 लाख पाउंड जो हैं वो हर साल देने होंगे, ठीक है। हम तुम्हें 20 साल की मोनोपोली तो दे रहे हैं, लेकिन तुम मुझे हर साल 5 लाख पाउंड दोगे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोगे। और क्या करोगे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है हमारा, इसका जितना भी खर्चा है, इसके कार्यालय का खर्चा जो है, ये भी सब कुछ जो है, ये सब पूरा जो है ये तुम दोगे, कंपनी उठाएगी। मतलब अब कंपनी क्या उठाएगी, सब जाता तो था इंडिया के खजाने का पैसा ही था, जो कलकत्ता है, बंगाल है, जो इसी के खजाने से सब कुछ जाता था, ठीक है, कौन सब अपनी जेब से देने वाले हैं। पर मतलब कहा गया कि कंपनी उठाएगी ये सारा खर्चा, ये 5 लाख पाउंड जो है ये कंपनी देगी, और जो खर्चा है बीओसी का वो भी कंपनी उठाएगी। तो कंपनी को मिल गया 20 साल का एकाधिकार, मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। गवर्नमेंट को मिल गया क्या, 5 लाख पाउंड ये, और लगभग 1-2-3 लाख पाउंड तो उसका बीओसी का खर्चा भी आता था। मतलब 8-9 लाख पाउंड जो है उसे लगभग मिल गया गवर्नमेंट को, ठीक है। और फ्री ट्रेडर्स को क्या मिला, फ्री ट्रेडर्स को मिला लाइसेंसिंग रिजीम। मतलब क्या हुआ लाइसेंसिंग रिजीम, मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब से 3000 टन्स जो है ये फ्री ट्रेडर्स का लेके जाएगी माल। ये फ्री ट्रेडर्स जो हैं इनका मटेरियल लेके जाएगी, ये मतलब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, फ्री ट्रेडर्स हैं, इनका मटेरियल लेके जाएगी इंडिया में, वहाँ पर व्यापार करेगी, ठीक है। इनके मटेरियल से इनका मटेरियल बेचेगी, इनको जो लाना होगा वो ला के देगी, ठीक है। तो मतलब इनको भी मिल गया कि हाँ ये भी जाएँ कंपनी से अपने लिए लाइसेंस लें और अपना सामान जो इनको व्यापार करना है वो भेज दें कंपनी को, कंपनी जो है वो इंडिया में ले जाकर व्यापार कर लेगी। तो मतलब 3000 टन तक इनको भी मिल गया, फ्री ट्रेडर्स को, इनको भी मतलब थोड़ा बहुत मिल गया, ठीक। जो कंजर्वेटिव फोर्स थे उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं इंडिया को खोने का, तो अभी तुम्हें कुछ नहीं देंगे। केवल इसमें कंजर्वेटिव फोर्स जो थे इन्हीं को कुछ नहीं मिला, मतलब रिलीजन वाले जो लोग थे इनको कुछ नहीं मिला, ठीक। इंडिया में क्या चेंजेस किए गए, देखिए 1784 का जब एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, तो उसी के बाद आया 1786 का संशोधन अधिनियम। फिर से एक 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसी में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, देखिए कानीवालिस को, जो कानवालिस थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना था, ठीक है। पर कानीवालिस ने कहा कि हम इंडिया तभी जाएंगे जब मेरी 2 शर्तें मानी जाएंगी। क्या थी 2 शर्तें, एक तो ये कि मैं ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहूँगा और मैं ही कमांडर इन चीफ रहूँगा, मतलब किंग की सेना का सेनापति होता था ना वही।
मैं ही कमांडर इन चीफ रहूँगा, मैं ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहूँगा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा कि मुझे वीटो पावर चाहिए। बस ये कर दिया गया इंडिया में कि जो वीटो पावर है ये आने वाले सभी गवर्नर जनरलों के लिए होगी, क्योंकि कंपनी ने देख लिया था कि भाई जो इंडिया है अब उसमें अगर उसको कंट्रोल में लेना है, उसको संभाल के चलाना है, तो वहाँ का जो गवर्नर जनरल है उसको पावरफुल होना पड़ेगा। तो ये वीटो पावर जो है वो सबको दी थी, पर कमांडर इन चीफ की पावर कहा कि किसी को भी नहीं मिलेगी आगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल जो वो पोजीशन हो जाती है कि आप ही सेनापति हो, मतलब आप ही के अंडर में सेना भी है और आप ही वहाँ पे रूल भी कर रहे हो। तो एक प्रकार से किंग टाइप को हो जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कहा कि ये कमांडर इन चीफ की पोजीशन जो है ये कॉर्नवालिस को मिली है, इसके बाद किसी को भी नहीं मिलेगी। पर ये जो वीटो पावर है ये आने वाले सभी गवर्नर जनरलों के लिए होगी, मतलब सबको मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।